ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की में चर्चा लगातार जारी है। 2024 के लिए कौन कितना तैयार है। एक तरफ मोदी की तैयारी पक्की नजर आती है तो दूसरी तरफ कांग्रेस की कितनी है तैयारी, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीर आपको दिखाते हैं, कुछ बयान आपको सुनवाते हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपने कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, नई नवेली सरकार से मिलते हैं, तो कैसे जीत का मंत्र देते हैं वो आपको समझ में आएगा। मोदी कल रात जयपुर के बीजेपी दफ्तर पहुंचे। मोदी ने करीब 2 घंटे तक राजस्थान के सभी विधायकों और मंत्रियों से बातचीत की। कुछ महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में राजस्थान की सभी 25 सीटों को जीतने का मंत्र दिया। प्रधानमंत्री ने नई सरकार के नए मंत्री और विधायकों को अहंकार नहीं करने की सलाह दी। कहा कि सरकार चलाते समय अहंकार का भाव ना आए। जनता भगवान है, उनका आदर किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने मीटिंग में साफ साफ मैसेज दिया कि आप सुधरो, सब सुधर जाएंगे। मीटिंग में नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि वो केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएं, उन्हें सरकार के अच्छे कामों की जानकारी दें। इसके साथ ही उन्होंने 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी पर जोर दिया। प्रधानमंत्री जी ने परिवार के मुखिया के नाते विकसित भारत संकल्प यात्रा को सफल बनाने के साथ साथ 2047 में भारत दुनिया का सबसे विकसित राष्ट्र बने, इसके लिए सभी को कड़ी मेहनत करते हुए काम करना है। ये मूल मंत्र देकर गए। पिछले 9.5 साल में भारत सरकार ने जो भी जन कल्याण के काम किए हैं, जो भी जन कल्याण की योजनाएं बनाई हैं, वो हर आदमी तक, पहली चीज तो हर कार्यकर्ता तक उसकी जानकारी हो और उनके माध्यम से गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक उन योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त हो और पात्र लोगों को ढूंढ कर उनको उनका लाभ दिलाया जाए। देखिए, जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे और ऐसे में देवेंद्र समझा जा सकता है कि 24 में बेशक मजबूत चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, लेकिन जिम्मेदारी नई नवेली सरकार पर भी है कि आपको योजनाएं, मोदी के काम को जन जन तक पहुंचाना है और वही मंत्र पीएम ने दिया भी है। बिल्कुल प्राची, और सिर्फ 24 के लिहाज से नहीं, क्योंकि सरकार में नए चेहरे हैं, मुख्यमंत्री ही इतने नए हैं, तो ऐसे में बड़ा ज़रूरी था कि जो बीजेपी के जो सबसे बड़े नेता हैं और उनके साथ ये बातचीत हो रही है, तो वो सारे मंत्र को दिया जाए जिस मंत्र पे इन लोगों को आगे चलना है। और इसमें देखें कि कल की जो 3 घंटे की बैठक थी उसमें सरकार को कैसे चलना चाहिए, संगठन को कैसे चलना चाहिए, जनप्रतिनिधि जो हैं, जो विधायक हैं, उनको कैसे व्यवहार करना चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें नसीहत दी है और एक तरह से मंत्र दिया है कि आपको इस लाइन पर ही चलना है और स्वाभाविक तौर पे अगर आप इस लाइन पे चलें तो उसका चुनावी फायदा तो होगा ही। इस बार के विधानसभा चुनाव में जीत के बावजूद राजस्थान में कई पॉकेट्स ऐसे थे जो कि बीजेपी के लिए ज़बरदस्त कंसर्न का विषय है। जैसे 4 ज़िले अगर आप ऐसे देख लेंगे तो उसमें ऐसे जो जाट बहुल जो ज़िले थे उसमें बीजेपी के लिए सीटों का टोटा सा पड़ा था। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको दूर करनी है तो बहुत ज़रूरी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे, उनके कामकाज, उनकी गारंटी के साथ बीजेपी की राजस्थान की जो सरकार है, जो संगठन है, वो ठीक तरीके से मैच करते हुए उस काम को ग्राउंड पर लेके जाओ। यही कोशिश थी पीएम मोदी की कल के संबोधन में। तो पीएम की कोशिशें, बीजेपी की स्ट्रैटेजी, ये तो सब ग्राउंड पर वर्क करती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो दौरे हो रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो संवाद हो रहे हैं, उससे मैसेज बीजेपी का बड़ा क्लियर है कि 51% वोट शेयर का लक्ष्य रखा है, 400 प्लस से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखना है, तो उसी दिशा में काम भी किया जा रहा है। लेकिन इन सबसे इतर कांग्रेस की क्या तैयारी है, ये भी आज हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर ये बताया कि कैसे राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है वो आगे बढ़ेगी, किन किन स्टेट्स को छुआ जाएगा। और इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी अटैकिंग मोड में नजर आ रहे थे। तो देखिए, कांग्रेस की तैयारी फिलहाल आधी अधूरी सी नजर आ रही है। पूरा देश राम मंदिर उद्घाटन की ओर नजरें गड़ाए हुए है, तो राहुल 14 जनवरी से न्याय यात्रा पर निकल रहे हैं। चुनाव पर फोकस कम और पूरी कांग्रेस पार्टी का फोकस राहुल गांधी की तीसरी बार रीलॉन्चिंग पर ज्यादा है। कंफ्यूजन की स्थिति यह है कि राम मंदिर उद्घाटन में जाएं या ना जाएं, ये तक तो तय नहीं हो पाया। यही हाल अलायंस का भी है। ना सीट शेयरिंग पर बात बन रही है, ना बैठकें हो रही हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तो चर्चा होनी थी, लेकिन वो तक नहीं हो पाई। ऐसे में बीजेपी से मुकाबले के लिए कांग्रेस की तैयारी अधूरी दिख रही है। एक तरफ बीजेपी अपने कमजोर और टफ सीट पर जोर लगा रही है ताकि सीटों की संख्या बढ़ाई जा सके, तो दूसरी तरफ कांग्रेस राहुल गांधी की यात्रा के जरिए सिर्फ उन जिलों में जाएगी जहां कांग्रेस की बची कुची उम्मीदें बाकी हैं।
सवाल यह है कि राहुल की इस यात्रा का मकसद क्या है, पहली यात्रा से हासिल क्या हुआ था, यूपी जोड़ो यात्रा पूरी होने पर यूपी में क्या बदला कांग्रेस के लिए, इन तमाम समीकरणों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन बहरहाल मल्लिकार्जुन खड़गे तो ये कहते हुए नजर आए हैं कि राहुल गांधी वो लड़ाई लड़ रहे हैं जो इस वक्त देश के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी ब्रांडिंग तो करते हैं, अपनी फोटो तो रोज सवेरे वो पोस्ट करते हैं, लेकिन मणिपुर पर उन्हें बोलना चाहिए, मणिपुर उन्हें जाना चाहिए। मणिपुर प्रधानमंत्री नहीं जाते हैं। हाँ, उन्हें लक्षद्वीप जाने की जो फुर्सत है वो जरूर मिल जाती है। संगीत रागी जी, अब कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की हम तैयारी देखें तो एक तरफ कांग्रेस बीजेपी की तैयारी एक संगठित तैयारी नजर आती है, अपने मिशन को भेदने के लिए सीधे लाइन पर चलती हुई बीजेपी नजर आ रही है। कांग्रेस की तैयारी क्यों आधी अधूरी नजर आ रही है? बेशक यात्रा शुरू कर रहे हैं राहुल। इसका बहुत बड़ा कारण यह है कि कांग्रेस अभी ये समझ ही नहीं पा रही है कि हम भारतीय जनता पार्टी से और नरेंद्र मोदी से मुकाबला करें तो कैसे करें। जब आपको मुकाबला करने की आप में हौसला होता है और आत्मविश्वास होता है तो आप स्ट्रेटजी भी डेवलप कर लेते हैं, लेकिन जब आपको आत्मविश्वास आपका हिला हुआ रहता है तो आपको ये पता नहीं होता है कि हम किस स्ट्रेटजी को, किस हथियार को हम आजमाएं। और मुझे लगता है कि आज के समय कांग्रेस उसी ऊहापोह की स्थिति में है। आप देखिए कांग्रेस के हाल, यदि एक एक राज्यवार यदि हम उसको देखें तो कोई भी क्षेत्रीय पार्टी कांग्रेस को वो जमीन देने के लिए तैयार ही नहीं हो रही है। कांग्रेस पार्टी चाह रही है कि कम से कम ये हर राज्य में, चाहे वो बंगाल हो, बंगाल में वो 5 से 7 सीटें वो चाहते हैं, वो देने के लिए तैयार नहीं है। बिहार में वो 10 सीटें चाहते हैं, बिहार वहाँ देने के लिए तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश में 15-16 सीटें वो चाहते हैं, वो देने के लिए वो तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में राहुल गांधी की न्याय यात्रा है। अब न्याय यात्रा के यदि आप मुद्दों को देख लें तो ऐसा लगता है कि वे वही सारे मुद्दे वो हैं जो मुद्दे अभी चुनावों में, उन्हें चुनावों से पहले वो उठा रहे थे, और ये सारे पिटे हुए मुद्दे हैं। इन मुद्दों की कोई राजनीतिक अब कीमत बच नहीं गई है। आप नरेंद्र मोदी को फांसीवादी कह लीजिए, आप ये कह लीजिए कि नरेंद्र मोदी ने किसी के लिए काम नहीं किया है। बेनिफिशियरी इतने हैं, शौचालय को लेकर के, घर को लेकर के, नल जल को लेकर के, जो इतने बेनिफिशियरी हो गए हैं कि एक उनका विपक्षी भी कम से कम आपकी व्यक्तिगत बातचीत में ये जरूर कहता है कि भाई देखिए, नरेंद्र मोदी ओबीसी और ईबीसी दोनों में भारतीय जनता पार्टी जो है वो घुसपैठ कर चुकी है, जो पहले नहीं हुआ करता था। और ये उन राज्यों की स्थिति है, जैसे बिहार जैसे राज्यों की मैं बात कर रहा हूँ। तो वैसी स्थिति में यदि मल्लिकार्जुन खड़गे जी आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता रहे हैं तो इसका कोई मायने रह नहीं जाता है। दरअसल राहुल गांधी को इस समय, जबकि 2 महीना बाद चुनाव की घोषणा होने जाएगी, घोषणा से पहले आपको सीट शेयरिंग के बारे में आपको बातचीत करनी है। आप मिनिमम प्रोग्राम लेकर के आते हैं या नहीं आते हैं, कौन कौन राज्यों में चुनावी गठबंधन होगा या नहीं होगा, क्या कांग्रेस पार्टी के पास और कोई काम नहीं बचा था, उनको रिसोर्स जनरेशन करने की आवश्यकता होगी, कहाँ से रिसोर्स आएगा, कहाँ से फाइनेंस आएंगे, कैसे कैसे हम सीटों को तालमेल हम बढ़ाएंगे। ऐसी स्थिति में जहां पर आप नाजुक दौर से गुजर रहे हैं चुनाव से पहले, और ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, इसलिए कि हो सकता है कि कांग्रेस जो 52 सीटें 53 सीटें पिछली दफा लेकर के आई थी, वो भी शायद कांग्रेस पार्टी को इस बार नसीब न हो। एक उसका उम्मीद वहां से कर्नाटक से हो सकती है, तेलंगाना से होती है, बाकी कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां पर मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी गेन करने की स्थिति में है आज के दिन में। वैसी स्थिति में राहुल गांधी यदि अपनी यात्रा निकाल रहे हैं तो कांग्रेस का सारा फोकस होगा उसी रथ यात्रा पर होगा। और रथ यात्रा भी आप कब निकाल रहे हैं आप ध्यान दीजिए, ये रथ यात्रा राम मंदिर के चुनावी माहौल में निकल रहा है जी। उस स्थिति में रथ यात्रा को मुझे नहीं लगता है कि मीडिया कितनी तवज्जो देगी, मीडिया में उसका
कितना प्रचार हो पाएगा, मीडिया कितना उसका न्यूज, उनके यात्रा का न्यूज वैल्यू रहेगा, मुझे लगता है ये सब धुल करके बराबर हो जाने वाला है। फोकस्ड हैं और इस बात पर कॉन्फिडेंट हैं। राहुल जी, अभी कांग्रेस हर मोर्चे पर कंफ्यूज नजर आ रही है। राम मंदिर पर जाएंगे नहीं जाएंगे, ये जवाब मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं दे पा रहे हैं। कह रहे हैं अभी मैं सोचूंगा, अभी मुझे पता नहीं है मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। सीट शेयरिंग का क्या फॉर्मूला निकला, इस पर आप सवाल कर लीजिए तो कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं है। हाँ, एक जवाब जरूर है कि राहुल गांधी इस देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और ये यात्रा बहुत सफल यात्रा होने जा रही है। देखिए, जहाँ तक राहुल गांधी की यात्रा का सवाल है, मुझे लगता है कि वो एक इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज है जो कि राहुल गांधी को करनी भी चाहिए। पिछली यात्रा उन्होंने जो की थी उसको देखते हुए ये यात्रा भी सही है। आपको अपने देश में घूमना चाहिए, अगर आप वहाँ पे राजनीति करना चाहते हैं तो लोगों से कनेक्ट होना सही बात है। और ऐसे में आप 15 जो राज्य हैं वहाँ पर आप विजिट करेंगे, लगभग 110 जो है ज़िले आप के ज़रिए आप जाएंगे, 100 सीटें ऐसी हैं जहाँ पे आप विजिट करेंगे। तो मुझे लगता है कि एक जो इमेज बनी थी राहुल गांधी की कि वो नॉन सीरियस जो हैं वो तरह के राजनीतिज्ञ हैं, वो इमेज जो है कहीं ना कहीं टूटेगी। दूसरी तरफ कांग्रेस की सीट शेयरिंग की जहाँ तक बात है, जहाँ तक आपका सवाल है, और कांग्रेस जो पंजाब और दिल्ली के है, लगभग मुझे जहाँ तक जानकारी है लगभग उनकी आपस में बातचीत हुई है जिसके ज़रिए सीट शेयरिंग हो जाएगी। महाराष्ट्र जो है वहाँ पर कहीं ना कहीं अलाइज जो हैं जो कांग्रेस के साथ आने वाले हैं, वहाँ पे दिक्कतें अभी भी रिजॉल्व नहीं हुई है। ममता बनर्जी जो है 2 सीटें पश्चिम बंगाल में से ज़्यादा देने के लिए तैयार नहीं है, और बिहार जैसे राज्य, यहाँ पे कांग्रेस को अपनी सीट शेयरिंग में रोक रही हूं। इन खबरों पर चर्चा करेंगे। फिलहाल सीधा अपने दर्शकों को हरिद्वार लिए चलते हैं। हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ के 29वें स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। थोड़ी देर पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और योग गुरु स्वामी रामदेव ने पतंजलि गुरुकुलम और आचार्य कुलम के नए भवनों का शिलान्यास किया। इस वक्त स्वामी रामदेव कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। सीधा सुनिए। और ये जो सामने आप चित्र देख रहे हो ना, ये स्क्रीन के ऊपर, ये पहले जो गुरुकुल बन चुका है एक उसका देख लो, और जो ये नया बन रहा है इसका देख लो। ऐसा गुरुकुल पूरी दुनिया में देखने को नहीं मिलेगा। सनातन के गौरव को नूतन कालखंड में पतंजलि प्रतिष्ठापित कर रहा है। आज हमें गर्व है कि इस अवसर पर अपने आशीषों से हमको कृतार्थ करने के लिए, और यह जो एक नव युग का आह्वान हो रहा है, एक तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का दिव्य भव्य मंदिर का 22 तारीख को, ये मात्र एक उद्घाटन नहीं, उद्घाटन नहीं है, ये मंदिर निर्माण मात्र नहीं है, चरित्र निर्माण से राष्ट्र निर्माण और एक नए युग के निर्माण का आह्वान और शंखनाद हो रहा है। ये इतना बड़ा तत्व है। और धारा 370 अब उसकी पूर्णाहुति हो चुकी है। अभी तो 3 तलाक के बाद अभी बहुत कुछ और बाकी है। समान नागरिक संहिता वाला काम, उसका श्रेय धामी जी को जाता है। एक बार जोरदार अभिनंदन है उसका सूत्रपात यहां से हो रहा है। एक देश एक विधान, एक संविधान, एक कानून। समान नागरिक संहिता का सूत्रपात भी यहीं से होगा। मुझे तो लगता है बहुत जल्दी ही जनसंख्या नियंत्रण का कानून भी आना चाहिए। हमसे कोई खतरा नहीं है। हम तो सन्यासी, हम तो दूसरों की बात पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ लोग इसी काम पर लगे रहते हैं। एक भाई साहब से मैंने पूछा, भाई साहब क्या करते हो? उसके 20-25 बालक थे, बोले यही तो करता हूं जो सामने है। तो कुछ लोग इसी काम में लगे रहते हैं। खैर, हमें अब एक नया देश गढ़ना है। मैं आज अधिक बोलने के मूड में नहीं, कर्म बोलना चाहिए हमारा। वेद कहता है सेन कृतना संवदित है, हमारे कर्म की ध्वनि ऐसी हो कि विश्व में गुंजायमान हो उठे। तो मैं, क्योंकि सनातन का युग है, सनातन के गौरव का कालखंड है, 2 शब्द भजन के बोल के हम साहब भजन भी गाते हैं, लोगों का आनंद कराते हैं। साधु कीर्तन ना जाने भजनानंदी हो तो साधु कैसा? तो चलो रे 2 शब्द बोलो। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय सिया राम, जय जय हनुमान। निर्धन के धन श्री भगवान, निर्बल के बल सीता राम। राम हमारे पूर्वज भी हैं, राम हमारे इष्ट अभिष्ट भी हैं, राम मर्यादा पुरुषोत्तम भी हैं, राम आदर्श राजा भी हैं, वो पति भी हैं, वो भ्राता भी हैं, वो सखा भी हैं, वो त्राता भी हैं। राम उनका जो व्यक्तित्व है, चरित्र है, वो
विविध रूपों में हमारे लिए प्रेरणा है। और बस एक स्वर महर्षि दयानंद के लिए, अभी तो और संभलना है। ताली बजाओ ना, ऐसे खामोशी से ऐसे नहीं बैठो, दोनों हाथ खोल के बैठो। जिनको टेक्निकल प्रॉब्लम ना हो, नहीं तो भगवान अगले जन्म में साथ दूसरा काम दे देंगे, जो अभी ताली नहीं बजाएंगे फिर घर घर जाके। तो आप सुन रहे थे योग गुरु स्वामी रामदेव को। आज पतंजलि स्थापना दिवस है, 29वां स्थापना दिवस है और इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आगे आपको दिखाएंगे बंगाल में ईडी एक्शन पर क्यों मचा है सियासी घमासान।